सामने का स्टूडेंट ये स्क्रीन शेयरिंग और वॉइस को कंफर्म करें ज़रा। स्क्रीन शेयरिंग और वॉइस कंफर्म करें प्लीज़ ज़रा। स्क्रीन शेयरिंग वॉइस कंफर्म करें। थैंक यू तैयब। ये प्लीज़ ज़रा जो है वो वॉइस चैट भी बच्चा कर लेता है ताकि वॉइस भी कंफर्म हो जाए कि आ रही नहीं आ रही। जी थैंक यू नदीम, थैंक यू असद, शुक्रिया आप दोनों का। प्लीज़ माइक बंद कर लें असद अपना ज़रा। और कैसे आप लोग, क्या हालात है हाज़िर हैं? तैयारी हो रही है फिर अपना फिज़िकल क्लासेस की फिर? अच्छा जी, तैयब साहब कह रहे हैं जी रिवीजन हो रही है, चलें जी अच्छी बात है, रिवीजन होनी भी चाहिए। अच्छा आज इंशाल्लाह हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो मुझे पहले बताएं कि पहले टॉपिक हम लोग पढ़ लें या पहले हम जो मिड्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? किसको पहले स्टार्ट करना है, जो मिड्स के बारे में या रिवीजन के बारे में डिस्कस कर लें या टॉपिक पहले पढ़ लें? अच्छा जी, बाकी लोग भी बताएं जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मिड्स का पढ़ लें टॉपिक कर लें, बहरहाल करने तो दोनों ही हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना फ़िलहाल जो है मिड्स के बारे में ही कि हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा अभी तक जो हमने कोर्स कवर किया हुआ है ना, वो हमने कवर किए हुए ये 6 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसको पढ़ा था, और साथ उसका कुछ पोर्शन हमने चैप्टर 2 का किया था, खासकर जो डेफिनेशन थी वो चैप्टर 2 की हमने की थी। और चैप्टर 1 में आपको याद होगा हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा था कि टाइप ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं, फिर उनका लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी। फिर चैप्टर 4 प्राइमरी डबल एंट्री बुक कीपिंग था, जिसमें हमने पढ़ा कि जनरल लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आप चैप्टर 4 को देखें, चैप्टर 4 आपका थ्रू आउट ही यूज़ होगा, यानी चैप्टर 4 आपका जो है हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग एंट्री की बेस आपकी बनी है, जो बुनियाद बनी है, वो चैप्टर 4 में बनी है। जो चैप्टर 4 की एज सच कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, इसलिए कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, लेकिन बहरहाल एक चैप्टर शुरू में था आपकी बेसिस को बनाने के लिए। उसके बाद चैप्टर 5 हमने पढ़ा, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती क्या है, कैश बुक थी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स थी, डे बुक्स थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स का चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन का भी पिछले हफ्ते हमने चैप्टर कंप्लीट किया, और अक्रूज एंड पेमेंट जो है, प्री पेमेंट जो है, वो हम इस सेशन में, इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं। ये हमारा करंट टॉपिक है अभी इसका। और ये जो 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर जो हैं आपके मिड्स में ये टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अक्रूज एंड प्री पेमेंट्स भी टेस्ट होगा। अक्रूज एंड प्री पेमेंट्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी हो सकी तो कोई मसला नहीं है, उसका छोटा क्वेश्चन वैसे भी आएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन टेस्ट नहीं होगा। और इतना ये लेंथी चैप्टर नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हों, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 चैप्टर जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं और आपके मिड्स में टेस्ट होंगे, और तकरीबन 5-6 चैप्टर्स ही हैं जो रिमेनिंग रह गए। तो एक तरह का हमने हाफ वे स्टेज कंप्लीट कर ली हुई है जो आई का आपका कोर्स है, लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हैं जाइंट चैप्टर्स, वो बड़े चैप्टर्स हैं। तो अगर देखें तो हम वी आर अराउंड कोई 35-40% ऑफ द वे, 60-65% अभी हमने कवर करना है, जो हम मिड्स के बाद इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। तो उस तरह हमने पूरा इसमें इस तरह जो है वो कवर भी नहीं किया हुआ। अच्छा अब जो है ना सिचुएशन ये है, जिधर हम खड़े हुए हैं आज, उसमें 3 तरह के बच्चे मुझे अभी तक लगे क्लास में हैं। 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रिवीजन होगी, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन होगी। एक बच्चे ने पूछा है यार रिवीजन तो कोई भी नहीं होती, उसमें होता है कि हम कोई क्लास रख लेते, मेकअप क्लास रख लेते, जिसमें आपको अगर कोई चीज़ पूछनी होगी तो वो पूछ सकते हैं आप। वैसे मैं अवेलेबल हूँगा, पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़ाहिर बात उसकी रिवीजन जो है वो नहीं होगी। अच्छा
3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं अभी तक जो क्लास में मेरी असेसमेंट है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर पढ़ रहे हैं और उनकी जो लेक्चर के साथ पेस है वो भी ठीक है, तो उन्होंने तो लाजमी मिड अटेम्प्ट करना है, उन्होंने तो लाजमी मिड्स को अटेम्प्ट करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। उसकी वजह यह है कि मिड्स आपको बहुत सा व्यू देंगे कि आगे आई कैप का एग्ज़ाम किस तरह होने वाला है। एक तो इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो ये तो लाजमी करने की ज़रूरत है। जी वालेकुम अस्सलाम अजीम। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुता रह गया वह पार्ट पोर्शन जो है ना, जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कुछ टॉपिक्स है रह गए। जिस तरह बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो सकता है कुछ बच्चों की अभी कंप्लीट ना हुई हो, या कोई ऐसा चैप्टर है जो कि रह गया हुआ है, सही है। सो उनका कुछ पोर्शन है जो कि रिमेनिंग है, इनको भी मिड्स लाजमी देने हैं। लेकिन इसमें कर इस तरह सकते हैं कि आप लोग जो ये सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक तैयार कर लें कम से कम उसका तो मिड अटेम्प्ट कर लें। मिसाल के तौर पे 6 चैप्टर में से 4 उनको आते हैं, तो 4 की तैयारी करके तो मिड से अटेम्प्ट कर लें। और जब मिड कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी 2 जो चैप्टर रिमेनिंग है उसको उन्होंने कंप्लीट करना है। ये जो बाकी जो 2 चैप्टर रह जाएंगे उसको लाजमी कंप्लीट करना है। जिसका कुछ बच्चे जिनका चैप्टर नंबर 1 रह गया था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका चैप्टर नंबर 1 रह गया हुआ था, उनको मैंने कहा था, फिलहाल उन्होंने चूंकि लेट ज्वाइन किया था तो मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 1 अगर आप ना भी तैयार करें तो कोई मसला नहीं है। तो उन बच्चों के लिए अब डिपेंड करेगा, ज़ाहिर बात है हर बच्चे की अपनी, स्टूडेंट की अपनी असेसमेंट होगी। तो अगर आपको 4 चैप्टर्स तैयार हैं तो 4 की आपने मिड्स की रिवीजन करनी है और उसको तैयारी करके देना है। बाकी सवाल नहीं भी होंगे तो क्या होगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जो टॉपिक आपने नहीं तैयार कर पाए कोई मसला नहीं, उसके नंबर कट भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। असल में तो देखना है कि जो 4 चैप्टर आपने तैयार किए थे उसके हिसाब से आपकी तैयारी कैसी है, मकसद ये है, ठीक है। तो जो बाकी 2 रिमेनिंग चैप्टर हैं वो उन्होंने बाकी दिनों में कंप्लीट करने हैं। अब बाकी बच्चे जो है ज़ाहिर बात है कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहा होगा, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हो, तो वो भी ज़ाहिर बात है मैनेज करना है। लेकिन बहरहाल जो भी है आपको जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी इन्हीं दिनों में कंप्लीट करने हैं। उसकी वजह यह है कि 14 से ऑनवर्ड 14 से ऑनवर्ड आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो फिज़िकल क्लासेस में क्या होगा कि फ़िज़िकल क्लासेस में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। अभी क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे करते क्या हैं कि क्लास मिस भी हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हैं, और होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतना पाइलअप हो जाता है कि आप वो लाइव क्लासेस ले ही नहीं पाते। कई चैप्टर हैं जो आपके मिसिंग हो जाते हैं। तो फिज़िकल में तो भाई ये नहीं होना, फिज़िकल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी। हाँ ये हो सकता है कभी बीमार होते छुट्टी होती तो अपनी किसी दोस्त से आप लेक्चर समझ सकते हैं या कुछ रिवाइज कर सकते हैं, बट रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको फिज़िकल में अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए इन सब से जो सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट से इल्तजा है कि भाई ये जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी इन्होंने कवर करना है। जितनी तैयारी हो गई है उसकी तो मिड की तैयारी करें, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आपने अगले हफ्ते उसको प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही पीछे रह गए हुए हैं, जिनका बहुत ही बुरा हाल है। जी तला क्या करें आप? जी तलहा, अच्छा 18 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह लाइव में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लाइव में तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ लो जो है वो स्टूडेंट्स कौन से हैं? ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से, या किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार हो गया, या स्टूडेंट कोई बीमार हो गया है या उस वजह से, या कोई ऐसी वजह है कि अपनी सुस्ती या नाअहली की वजह से, जिस तरह कोई मेरी तरह कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा दिल नहीं करता, अब वो कोर्स से बहुत दूर हो चुका हुआ है, ठीक है, उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है लेकिन वो उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, उसने अब काफ़ी चैप्टर हैं उसके पेंडिंग है। ये जो थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट है ये क्या करे, इसको मिड अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, इसने मिड अटेम्प्ट नहीं करना, मैं रिकमेंड नहीं करता। एक तो अपने लिए दुआ करे, ठीक है। अच्छा, पहली 2 जो है उन्होंने अपने आप को तीसरे में कंसिडर नहीं करना। जो पहले 2 वाले हैं ना वो ये ना समझे वो तीसरे में है,
ठीक है ना, तो ये नहीं होगा मिड्स आप छोड़ दें, ठीक है। जो थर्ड स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही पीछे हैं, उर्दू में लिखता हूँ, बहुत पीछे हैं, पीछे नहीं बहुत पीछे ये हैं, ये ठीक है, ये नंबर 2 पीछे हैं, ये बहुत पीछे हैं। उन्होंने क्या करना है भाई, अब उनके पास आखिरी मौका है, ठीक है। और मैं सीरियसली होके कह रहा हूँ, ये तलहा प्लीज अपना माइक बंद कर दें, तलहा बेटा अपना माइक बंद कर दें भाई, थैंक यू यार। उनके लिए बेटा ये जो तीसरे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे रह गए किसी वजह से, बीमार हो गए जो भी वजह, या अपनी सुस्ती की वजह से, जिस तरह मेरा भी दिल नहीं करता था पढ़ने का, उनके लिए भाई आखिरी मौका है ये, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, आखिरी मौका है कि अभी भी सुधर जाएं। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल भी होते, मिसाल के तौर पे फिजिकल क्लासेस नहीं होती जो होनी है, अगर नहीं भी होती तो फिर भी उनके लिए आखिरी मौका है, इसलिए कि कोर्स नहीं रिपीट होगा। अब उनके लिए बहुत से दिन अवेलेबल हैं जिसमें उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कितने दिन हमारे पास हैं, हम थर्सडे को मिसाल को तो आखिरी क्लास करते हैं, तो हमारे पास फ्राइडे सैटरडे संडे है, एक तो 3 दिन ये हो गए, और अगला पूरा हफ्ता जब हमारे मिड स्टार्ट हो रहे हैं, क्या डेट बनती है भाई, मिड किस दिन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, मिड हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 7 तारीख को, ऐसी है जी। तो 7 से लेके, ओए हो ये क्या आ गया, 7 से लेके एंड ऑफ वीक जो भी बनता है, ये 7 दिन बनते हैं। सो उनके पास टोटल 10 दिन अवेलेबल हैं कि अपने आप को ठीक कर ले, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, और वो कहते हैं ना रुजू कर ले ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो 10 दिन उनके पास हैं कि भाईजान इस 10 दिन में पूरी एफर्ट लगाएं, जो अकाउंटिंग के उनको मसले मसाइल हैं, या जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर वो दे रहे हैं, ये इनके पास 10 दिन है, गोल्डन 10 दिन है, जिसमें मेहनत करके वो ये स्टूडेंट नंबर 1 है इसके पास पहुंच जाए, या कम से कम 2 के करीब करीब पहुंच जाए, 2 से ऊपर पहुंच जाए। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है जी, अभी हॉस्टल जाकर सेट होने में टाइम लगना है। यार मेरी बात सुने, हॉस्टल में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी बात सुने, इस तरह तो नहीं होगा 3 दिन आप लाहौर में फिरते रहेंगे हॉस्टल नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, कि 4 दिन आप हॉस्टल में, 3 दिन लाहौर में फिरते रहेंगे हॉस्टल मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। हॉस्टल 1 दिन लग जाएगा ना यार मैक्सिमम, ऐसे ही होगा ना मेरे भाई। और कितना टाइम लग जाएगा, दूसरा आपके पास लैपटॉप है, बिल्कुल है, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है, बिल्कुल है, इंटरनेट एक्सेस चाहिए ना, डिवाइस ले लो यार अच्छी कोई, थोड़े से पैसे तो खर्च होंगे लेकिन डिवाइस अच्छी खरीद लें, 4G डिवाइस खरीद लें, और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, किताब भी अवेलेबल है, हार्ड में किताब भी अवेलेबल है। तो बेटा कोई इसमें वो आप कह लें कि उज़र नहीं है आपके पास कोई। एक बड़ा पूछा बच्चा, सर 7 से क्लासेस कंफर्म अभी से स्टार्ट कर लिए, क्या कह रहे हैं भाई पीरज़ादा साहब, अगर आप सवाल दोबारा सर 7 से क्लासेस कंफर्म है अभी से स्टार्ट कर लें ढूंढना। यार देखें, अभी जो आप मिड, तो आपके जो मिड्स हैं ना वो तो आपके फिजिकल होने हैं, तो फिजिकल के लिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जो मिड नहीं दे पा रहे थर्ड स्टूडेंट की वजह से, नंबर 2 जो है उसने मिड देना है, उसको हॉस्टल नहीं मिला तो हॉस्टल ढूंढे, ये आप लोगों का मसला है, ढूंढना है आपने, ठीक है। तो ये 14 से तो फिजिकल शुरू हो रही है, बल्कि मिड्स भी आपके फिजिकल में ही है ना, तो वो तो आपको हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा, तो जो भी इसको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था अब 10 दिन अवेलेबल हैं इन बच्चों के पास कि भाई अभी से, उन सब से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा, ये आखिरी मौका है कि मेहरबानी फरमा के इसको कवर कर लें। अगर अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं भी होती, मिसाल के तौर पे नहीं भी होनी थी, तो फिर भी ये लास्ट मौका है उनके लिए। अगर ये नहीं अभी कवर अप करेंगे ना, तो आगे इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे। सर एग्जाम डे के बाद वीक ऑफ रहेगा, एग्जाम डे से क्या मुराद है आपकी तैयब? वॉइस चैट कर लें बेटा, ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे यार भाई, वॉइस चैट करके बता दें। एग्जाम डे के बाद वीक ऑफ रहेगा, कौन सा वीक ऑफ रहेगा भाई? पेपर पूरा हफ्ता ऑफ है ना आपका, ये पूरा हफ्ता ऑफ है, 7 तारीख से आगे पूरा हफ्ता ऑफ है, आपके मिड्स के एग्जाम है। मुजाहिबत हर किसी की अपनी डेट होगी ना, लेकिन उसके बाद पूरा हफ्ता ऑफ नहीं है, फिर अगले मंडे को खुल रहा है, यानी
14 तारीख बनती है जी, क्या बनती है दिखाएं जी। जी 14 को आपका जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 14 तारीख को आपकी क्लासेस जो है ना 14th को स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इन 10 दिनों में उन्होंने करना है कि इस 10 दिनों में अपना उन्होंने कोशिश करनी है कि इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा उस 10 दिनों में भी अक्लमंदी से काम लेना है, इन 10 दिनों में से अक्लमंदी से काम लेना है। उसमें उन्होंने कोशिश ये करनी है कि ये दो चैप्टर्स को तो कंप्लीट करें, चैप्टर 4 और 5। अच्छा जिसको चैप्टर 4 नहीं पता ना, अगर ऐसा बच्चा जिसको चैप्टर 4 नहीं आता तो उसको तो फिर कुछ नहीं आता। तो मैं अज्यूम करूँ चैप्टर 4 तो आता होगा कम अज़ कम, मेरी जम्शन है कि चैप्टर 4 आता होगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि ये बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री से स्टार्ट करें नंबर 1, उसके बाद बैड डेट करें और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन करें। तो इस तरतीब से चलें, तो ये तरतीब फॉलो करें ये इन 10 दिनों में कि इसको इस तरह कंप्लीट करें। मैं और चैप्टर 1 बाद में कर लें, कोई मसला नहीं, चैप्टर 1 का इतनी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, चैप्टर 1 बाद में कर लें। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं लेकिन इसको बाद में करना है। तो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री से स्टार्ट करें, फिर बैड डेट करें, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन को कवर करें, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको अक्रूल में पेमेंट, तो इस तरतीब से उन्होंने फॉलो करना है जिस तरतीब से इसमें दिया हुआ है। एक बच्चा कह रहा है कैफ खान सर मेरे लास्ट 2 चैप्टर रहते हैं, मैं मिड्स दूं कि ना दूं। भाई कौन से 2 चैप्टर रहते हैं ये भी तो बता देना यार कैफ भाई, ये भी बता दें कि कौन से 2 चैप्टर रहते हैं। लास्ट 2 चैप्टर ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन और अक्रूल प्री पेमेंट्स के रहते हैं। अच्छा आप, अब एक बच्चा वो कह रहा है जी मेरी ये 2 चैप्टर रहते हैं, उसके 2 चैप्टर रहते हैं वो मिड्स दे ना दे। तो भाई आप कैटेगरी 2 में आते हैं, आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आप मिड्स दें। यार बैंक रिकन्सिलिएशन बिल्कुल नहीं आपने कवर किया हुआ भाई, बैंक रिकन्सिलिएशन बिल्कुल नहीं कवर किया हुआ कैफ बेटा। हाँ आप ये फिर कर लें, मेरी बात सुने ना, आप करें मिड्स के लिए ये पहले 3 तैयारी करें, ये पहले 3 चैप्टर मिड्स के लिए तैयार करें आप। चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक मिड्स के लिए तैयार करें आप, चैप्टर 1 से 4। और 5 को फिर आप ये करें, 5 को मेरी बात सुने, 5 के लिए आपने क्या करना है, 5 के लिए आपने जो चैप्टर 8 है ना बैंक रिकन्सिलिएशन, उसको आप ये करें कि आप फिलहाल उसको छोड़ दें। और जब आप मंडे को आपका जब टेस्ट होगा ना बैंक ये इसका अकाउंटिंग का, उसके बाद जो बाकी दिन बचे हैं उसमें आप बैंक रिकन्सिलिएशन के जो तैयारी करें और उसका आंसर दे दें। यानी मिड्स में जो क्वेश्चन आया होगा उसी को फिर अटेम्प्ट कर लें तैयारी के बाद, समझ गए। ठीक है कैफ काशिफ क्लियर है ये भाई है। तो फिर आप पहले 4 चैप्टर तैयार कर लें, ऐसे फिर करें। बैंक रिकन्सिलिएशन को जो है वो आप उसको जो है वो बाद में तैयार करें, पेपर दे लें, मिड्स मिड्स देने के बाद आप उसको पूरा चैप्टर को तैयार करें अच्छी तरह, और फिर जो मिड का क्वेश्चन टेस्ट हुआ उसी को अटेम्प्ट कर लें। अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया चैप्टर 7 इंक्लूडेड है मिड्स में। जी अक्रूल्स एंड पेमेंट आपके मिड में टेस्ट होगा, मिड्स में टेस्ट होगा जी, बिल्कुल ये मिड्स का हिस्सा है जी ये, बिल्कुल। ये छोटा चैप्टर, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है ये, इसका क्वेश्चन भी छोटे आते हैं वैसे ये चैप्टर है। अच्छा अब किसी को भाई क्लास में कोई भी वॉइस चैट भी कर सकता है, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है, वैसे मैसेज भी कर सकता है, और किसी का सवाल है तो मुझे बताएं, तैयारी के मतलब किसी का सवाल है तो पूछ लें, उसकी वजह है जो भी किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें क्लास में अभी। और घबराना नहीं है यार, देखें बहुत से बच्चे हैं यार, बहुत से बच्चे क्लास में जो कि जिनको मसले मसाइल हैं, तो आपने घबराना नहीं कि यार मेरी कोई तैयारी नहीं है, तो खुल के पूछें। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर ये है सर, ये वाला है 7वां जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये, लेकिन बहरहाल इसको करना तो है ना यार, अभी कर रहे हैं ना चैप्टर को, अभी तो स्टार्ट किया, तो अभी तो एक दिन किया हमने इसको। तैयब आपके सवाल में मैं आता हूँ, आपने मुझे याद कराना है, डेफिनेशन पे आता हूँ मैं, वो आगे डेफिनेशंस मैं कवर करता हूँ, वहाँ मैं कोर्स कवरेज में बताता हूँ डेफिनेशंस क्या होती हैं, आपने मुझे याद कराना है, मुझे जहन में है। आप मुझे पूछें भाई, ये जिस स्टूडेंट ने पूछना है कि वो कोर्स को कैसे कवर करना है, क्या मसला आ रहा है, खुल के पूछ ले, तो आपने बाकी स्टूडेंट से शर्माना नहीं है, ठीक है जी। कैफ काशी एमसीक्यू का बता देता हूँ यार। एक बच्चा कह रही सर 10 दिन में कवर तो कर लेंगे पर मिड तो नहीं दे सकेंगे, प्रैक्टिस कैसे होगी। यार अजीब मेरी बात सुने ना, आपने जो है आपकी गाड़ी में जो है वो पेट्रोल है यहाँ से इस्लामाबाद जाने तक का, ठीक है, मरी जाने तक का पेट्रोल नहीं है,
ठीक है, तो आप इस्लामाबाद तक तो पहुंचे ना यार, पहले इस्लामाबाद तक तो बेटा सफ़र करे ना, फिर आगे देखी जाएगी। फिर पेट्रोल पंप ढूंढ लेंगे, पहले इस्लामाबाद तो पहुंचे ना मेरे भाई। तैयारी को छोड़ दे अभी तो। अगर अगर तो पिछले कोर्स कवर नहीं मेरे प्यारे भाई हुआ हुआ, तो पहले सबसे पहले तो उसको कवर करें, जिस वजह से भी नहीं हुआ, बीमार हो गया, जो भी मसला है या अपनी गलती है जो भी है, पहले उसको तो कवर करें ना। प्रैक्टिस तो दूर की बात यार, पहले कवर तो कर लें, जो उसमें मैंने क्वेश्चन कहे उसको तो कर लेना यार। मिड्स देखी जाएगी, आगे फाइनल एग्जाम भी है, वो जो मॉक होता है वो भी होगा एक, तो उसको दे लिएगा। तैयारी होगी तो मिड्स दोबारा खुद घर में कर लिएगा, ठीक है, तो उसको छोड़। सर अभी सिर्फ लेक्चर कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस करें, ये वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक बच्चे का सवाल है, सर अभी सिर्फ लेक्चर कवर करने के साथ प्रैक्टिस करें। यार अगर आप वॉइस चैट बेटा कर लेना तो आसानी हो जाएगी सबके लिए यार। असल में क्वेश्चन आपने लिखा होता है, अब आपके जहन में सवाल होता है ना, वो सवाल मुझे समझ नहीं पाता ना। बेटा वॉइस चैट कर लें, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है प्लीज, ज़्यादा बेटा वॉइस चैट कर लें अगर कर सकते हैं तो। हमने ज़ाहिर प्रैक्टिस तो करनी है ना, लेक्चर जब कवर कर रहे होंगे तो साथ हमने प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें जो कॉमन सवाल है वो बेशक ना करें। अक्सर मैं आपको होमवर्क में क्या देता था, एक क्लास में सवाल कराता था, मोरलेस उसी अंदाज का सवाल आपको होमवर्क में देता था। तो अभी चूंकि टाइम कम है तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर लें, यानी दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों सेम टाइप के हैं। तो फिलहाल मिड्स के लिए आप एक क्वेश्चन कर लें, दूसरा क्वेश्चन फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कर लेंगे जब प्रैक्टिस करनी होगी, तो अभी फिलहाल टाइम कम है। सर आज हम आपको प्राइवेट मैसेज करते हैं तो आप नेम क्यों मेंशन करते हैं? अच्छा यार सॉरी यार, पहली तो बात तो मेरी क्लास में यार देखो, अगर मैंने गलती से कर दिया तो एक तो पहली बात है माजरत, दूसरा क्लास में यार कोई आपको परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर नेम मेंशन भी हो जाए, आप डायरेक्ट मैसेज, अगर आप डायरेक्ट ना भी करें तो उसमें शर्माने वाली क्या बात है। मैं आपका टीचर हूँ यार, आपको कोई क्लास में नहीं पूछेगा भैया आपका क्या मसला था, आपको क्या पता आपके साथ क्या मसला हुआ था, तो आपने इसमें नहीं घबराना कि कोई पूछेगा। कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ कोई करेगा ना कोई, तो फिर मैं उसको देख लूंगा, तो इसलिए आप खुल के पूछें। कैफ काशिफ ऐसे प्लीज कमेंट ना करें ना बेटा, देखे ना, एज अ क्लास मैंने तो सब स्टूडेंट्स को देखना है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट आगे हैं कुछ पीछे हैं, जो भी मैंने सबको मैनेज करना है, तो ये कोई आपको स्टूडेंट दूसरा नहीं कहेगा क्या मसला आपको, ठीक है। तो आप ये जिस बच्चे ने मैसेज किया है ना, ये बहुत से बच्चे हैं जिनको ये मसला है, सो बेटा आप सिर्फ अकेले नहीं है। अच्छा ये आप किसी का सवाल है तैयारी के मुतालिक तो मुझे बताएं, वरना फिर हम आगे चलें। किसी का प्रिपरेशन के मुतालिक कोई सवाल है तो पूछ ले भाई, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरे तो गला भी खुश हो गया पूछ पूछ के। नहीं है तो सारे एक बार कह दें कि भाई नहीं है। अब काफ़ी बच्चे जो कि अक्सर क्लास में नहीं पार्टिसिपेट करते थे वो भी नज़र आ रहे हैं, वो भी बता दें। जैसा आयशा अरशद है बेटा, आप भी बता दें, जैद तारिक, दानियाल, कोमल, तैयब, कैफ काशिफ, बेटा आप लोग भी सारे बता दें। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़ ज़रा। ओके, और बाकी बच्चे भी, कोई रह तो नहीं गया यार? ठीक है, काफ़ियों के नाम, वलीद रज़ा, हमाद गुल रियाज, जी आप भी बता दें जी। ओके जी चले। अच्छा अब हम फर्स्ट टाइम जो है ना वो हम ऐसा पेपर देने जा रहे हैं, जो पहले आप लोगों ने एएफसी में पेपर दिए थे वो डिफरेंट अंदाज के होते थे, वो डिफरेंट पैटर्न पे होते थे, वो उस तरह के थ्योरेटिकल पेपर नहीं होते थे। तो पहला आप ये पेपर देने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो इसके मतलब कुछ चीज़ें हैं, खासकर जो बच्चे मिड्स दे रहे हैं उनके मतलब ये स्पेसिफिकली उनसे रेलिवेंट है कि वो देख लें, और बाकी जिन्होंने ज़ाहिर बात है आई कैप एग्जाम तो सब नहीं देना है तो उनके लिए भी ये रेलिवेंट ही है। तो आई कैप ने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 जो है आई कैप ने ये कहा हुआ है कि भाई जो एंग्जाइटी होती है ना, परेशानी, उसको आपने कंट्रोल करना है। अगर आपने परेशान हो गए ना पेपर में तो ये कंट्रोल नहीं होगा, पेपर आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना घबराना नहीं है, ये बिल्कुल वही घबराने वाला नहीं है। तो आपने तैयारी मुकम्मल करनी और घबराना नहीं है, ठीक है।
क्योंकि अक्सर आई कैप के एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप सीए का जो है आई कैप का पेपर, बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, तो नेचुरली प्रेशर होगा, और जितने आप सीनियर होते जाएंगे ना और प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। चूँकि मैं भी ज़्यादा इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो पहली बात है आपने पेपर में भाई घबराना नहीं है। जितनी तैयारी होनी थी उतनी तैयारी हो गई है, अब उससे ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो सकती ना, आखिरी दिन उससे ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकती। अब पेपर में चले गए जो जितनी तैयारी उतनी को आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो पहली बात है आपने घबराना नहीं है। अच्छा, पेपर का टोटल टाइम होता है 1 घंटा 15 मिनट, और 100 नंबर का ये पेपर होता है। सॉरी 1 घंटा कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 आवर्स का होता है यार ये 3 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि आप एग्जाम में फेल हुए। जी, फिजिकल क्लास में जब आएंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ, ठीक है। तो सवाल तब के लिए रखिएगा, काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 1 घंटा गलत लिखा हुआ यार मैंने ये, ठीक है। ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर ये टोटल होता है। जो आपके मिड्स है ना वो भी 3 घंटे और 15 मिनट के होंगे, ठीक है। कोर्स कम होगा जाहिर बात है, लेकिन वो भी 3 घंटे 15 मिनट के होंगे, 100 नंबर का मिड्स होगा आपका, ताकि एक तरह का आपको आदत पड़े कि आई के एग्जाम कैसे होते हैं। अच्छा, ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए ना, ये 15 मिनट होता है रीडिंग टाइम। अच्छा, इस रीडिंग टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और 15 मिनट दिए जाते हैं आपको कि आप क्वेश्चन पेपर सारा पढ़ लें। 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आंसर शीट आपके पास नहीं होती। आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेके उससे फंका बना के हवा अपने आपको दे सकते हैं, या उसको देख के रो सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आप लिख नहीं सकते, इसलिए कि पेपर आपको मिलेगा 15 मिनट ख़त्म होने के बाद, यानी जो आंसर शीट है 15 मिनट ख़त्म होने के बाद मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो 15 मिनट है ये बहुत ही कीमती है, ये 15 मिनट बहुत कीमती है। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि भाई समझ भी आ जाए, उर्दू मेरी भी वैसे फारिग ही है। ये बहुत ही कीमती है 15 मिनट आपके। इन 15 मिनटों में आपने क्या करना है? नंबर 1 आपने करना है कि रीड ओनली रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। भाई पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना शुरू कर देना, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है कि भाई वो मांग क्या रहा है। अच्छा, किस टॉपिक से सवाल पूछा हुआ है, क्या मांग रहा है आपसे? कैश बुक बनवाने का कह रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल है, आपसे वो जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, क्या कह रहा है वो कमबख्त, क्या उसने मांगा हुआ है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी, इससे फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में उसने आपसे क्या मांगा है, वो क्या चाहता है कि आप पेपर में आप क्या दें, तो आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर 2 पे आपने करना है एलोकेट ड्यू टाइम टू ऑल क्वेश्चंस। अब ड्यू टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल हमारे 100 नंबर हैं और 100 नंबर हमने 3 घंटों में करने, और 3 घंटे हमारे कितने होते हैं बताएं? 3 × 60 180। सो 100 पेपर का नंबर है और 180 मिनट्स हमारे पास हैं, तो हर क्वेश्चन के कितने मिनट्स हो गए बताएं? हर नंबर के कितने मिनट्स हो गए? 100 मार्क्स हैं, 180 मिनट्स है, तो 1.8 मिनट्स पर मार्क्स आपका हो गया। यानी 1 मिनट 80 सेकंड तो नहीं, 1.8 मिनट आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। यानी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास कितना टाइम है बताएं? अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 1.8 मिनट्स है, यानी आपके पास 18 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 1.48 मिनट्स बनते हैं। अच्छा ठीक है, 1.8 80% हो गया ना, 48 मिनट्स नहीं होता भाई। 48 मिनट्स कहाँ से निकालनी है आपने यार? 1.8 का मतलब है 1 मिनट का 80% ना। तो 10 नंबर के सवाल के लिए आपके पास 18 नंबर होंगे। आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर पे हर 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 क्वेश्चन पे आप लिख लें कि मिसाल के तौर पे ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, ये 12 नंबर का सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल है, 7। इन सब को आप फौरन से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लें, 18 नंबर का है, ये आपका कोई 9 नंबर का सवाल है, इन सब के आगे लिख लें, ताकि जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे
तो आपके पास टाइम हो कि भाई मैंने क्वेश्चन शुरू किया है मिसाल के तौर पे 3:05 पे, इस क्वेश्चन को मैंने इतने मिनटों में सॉल्व करना है, थोड़ा आपके जहन में चल रहा हो पीछे। ये ना हो कि 18 नंबर का सवाल जो है ना, ये आपको 35 मिनट में करें जाके, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को एलोकेट कर दें, उसका ड्यू टाइम कितना बनता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, इन 15 मिनटों में क्या करना है। पहला हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, नंबर 2 पे हमने एलोकेट करना है टाइम, तीसरे में डिसाइड प्रोबेबल ऑर्डर ऑफ द पेपर। और जनरली ये किस तरह होगा, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस टॉपिक की अच्छी है। तो जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस को आप पहले करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को बाद में करते हैं। क्यों, शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और उसके मार्क्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें और लॉन्ग की तरफ जाएं, जनरली ये कहा जाता है। और नंबर 2, आपने देखना है कि जो टॉपिक आपको पता है, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है जो आपका वीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बैड डेट आपका वीक है और बैंक रिकन्सिलिएशन आपका बहुत तगड़ा है, तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन से शुरू कर लें, ठीक है। या ऑर्डर क्या हो सकता है कि आपको पता है छोटा क्वेश्चन है 5 नंबर का, या जल्दी से कर लेता हूँ उसको मैं, और 15 नंबर वाले में बाद में कर लूंगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बाज़ा होता क्या है, आई कैप के एग्जाम में होता है कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इतना फजूल किस्म का आया होता है ना, इंतहाई फजूल किस्म का क्वेश्चन आया होता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन 7-8 नंबर का भी ना, वो होना ही नहीं होता, वो कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको, आपने क्या करना है बताएं। ऐसा क्वेश्चन जो आपको 2-3 मिनट में, 2 मिनट में समझ आ गया यार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। ये जो 7 नंबर का सवाल है ना, ये इसमें कम से कम मुझे 30 मिनट लगेंगे। तो बताएं उस क्वेश्चन को क्या करना है। उसको छोड़ दें वहीं पे, उस कम जगह छोड़ें और आगे चलें। उसके बारे में सोचना नहीं है, एंड पे देखी जाएगी, उसको स्किप कर दें। ये एक आगे क्वेश्चन आएगा, हम प्रॉपर्टी प्लांट डॉक्यूमेंट जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एक आइकम ऐसा क्वेश्चन आया था, कुछ छोटा नंबर या 8-10 नंबर का आया था। वो इतना फजूल क्वेश्चन था कि वो उसको अगर लेके बैठ जाए तो आप वैसे ही फारिग हो जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन आपने छोड़ के आगे चलना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, फिर आखिरी 15 मिनटों में क्या करना है आपने, जो 15 मिनट, सॉरी आखिरी 15 मिनट कह रहा हूँ, जो शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम में आपने जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व कर लेना है। जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लेना है। चूंकि आंसर शीट आपके पास नहीं है, तो आपने क्वेश्चन पेपर टिक मार्क लगा देना है कि इसका ए आंसर है, इसका बी आंसर है। जो भी आंसर है क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से लिख ले, ताकि जब आपके पास आंसर शीट आए तो फौरन से वो जो आंसर आपने पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से लिखे, उनको कॉपी कर दे फौरन से, रादर देन कि आप जब पेपर आए फिर पढ़े। तो अब जो क्वेश्चन पेपर है उसी पे आप इसको सॉल्व फौरन कर दें। और जैसी आंसर शीट मिलती है तो एमसीक्यूज के आगे जो आंसर है कि 1 का आगे बी आएगा, 2 के आगे सी आएगा, उसको फौरन सॉल्व करके खत्म कर दें। तो ये 15 मिनटों में ये 4 काम आपने लाजमी करने। और आखिरी वाला बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये अगर आपने सेव कर लिया ना टाइम एमसीक्यू वाला, तो आपको कम से कम 10-12 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। तो ये 4 काम आपने लाजमी करने, मिड्स में भी, अपने मॉक एग्जाम में भी, और आईकैप का एग्जाम जब इंशाल्लाह आप लोग देंगे तो आपने 4 काम लाजमी करने हैं। अब इस स्लाइड तक किसी का सवाल है, कोई जेहन में कोई चीज़ है तो बताएं। बिल्कुल मिड्स में एग्जैक्टली ऐसे ही आपने करना है, इसी पैटर्न पे जिस तरह बता रहा हूँ उस पर आपने चलना है। अब यहाँ तक किसी का सवाल है तो बताएं बेटा कोई। जी भाई, किसी का सवाल है तो पूछ लें ज़रा, आगे चलें। अगर आगे चलने का भी बता दे रहा यार, सो तो नहीं रहे। ओ भाई, सो तो नहीं गए। पासिंग मार्क्स 50 हैं, 50 नंबर लेने आपने, 50 नंबर लेने पास करने के लिए आपने। लेकिन कैफ, काशिफ और बाकी बच्चे एक बात याद रखें, जो आई कैप के पासिंग मार्क्स है 50, वो जब तक तैयारी नहीं होगी आपको नहीं मिलेंगे। ये मैट्रिक का पेपर नहीं है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का, आई कॉम का इसका पेपर नहीं है। वहाँ पास हो जाते हैं अगर आपकी आधी तैयारी भी है। यहाँ पे आप नहीं पास होंगे जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो इसको प्लीज़ अपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या अपने मैट्रिक के पेपर की तरह कंसिडर ना करिएगा, जब तक तैयारी नहीं होगी आप पास नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे चलें भाई। जी बताएं, आगे चलें। जी पीरज़ादा, बताता हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। पेपर पैटर्न भी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं, ठीक है। पेपर आपको दिखाता हूँ आज।
अच्छा फिर कुछ दो चीजें और रह गई हैं। एक तो वो कहता है एग्जाम की टेक्निक में जरूरी चीज है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अच्छा एग्जाम में जल्दबाजी होती है, एग्जाम में ना आप बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं तो आपको जल्दी होती है, लेकिन आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को, उसका जो डिमांड कर रहा है रिक्वायरमेंट को, उसको वेरी केयरफुली पढ़ना है कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है भाई। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वो आपको कहता है जर्नल एंट्रीज बनाए। अब आपने जर्नल जर्नल बनाया और जर्नल एंट्रीज बता रहे हो, साथ नरेशन भी लिख रहे हैं, साथ उसने क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है कि नरेशन नहीं चाहिए मुझे, तो भाई क्यों दे रहे हैं उसको आपने जरूर टाइम जाया करना है। अगर बैड, ये एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 2 क्या हो सकती है, वो आपको कहता है कि आपने जो है ना मिसाल के तौर पे डेटर्स, आपने जो है ना वो बैड डेट का अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ प्रोविजन का अकाउंट बनाना है, डेटर का अकाउंट बनाना है, तो उसको वर्किंग में बनाएं या वैसे ही सॉल्व कर लें अगर हो सकता है तो। आपको क्यों बनाना है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है कोई। तो आपने जो रिक्वायरमेंट मांगी उसी का जवाब देना है, उसके अलावा आपने जवाब नहीं देना, जो मांग रहा है उस हद तक देना है और जो मांगा गया है वो देना है। तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे कि वो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। फिर आखिरी पॉइंट है स्टॉप वर्किंग ऑन द क्वेश्चन व्हेन टाइम इज अप, रिटर्न टू इट इफ यू हैव एंडर्ड। ऐसा क्वेश्चन जो कि टाइम जिसका पूरा हो गया हुआ है उसको आप छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले आए। अनटिल आपको लग रहा है यार एक आध मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा है यार क्वेश्चन लंबा है और होगा नहीं, तो फिर ये हमें आगे जाना पड़ेगा। यार रफ वर्किंग लेड पेन से क्यों करनी नदीमा, आपने बताया। रफ वर्किंग तो आप एंड पे करते हैं ना, क्वेश्चन के एंड पे करते हैं, यानी पेपर जो क्वेश्चन पेपर है आंसर शीट है उसके एंड पे करते हैं। ये पेंसिल से क्यों करनी है आपने बताएं, ताकि बाद में मिटा दें, मिटाने की जरूरत ही कोई नहीं है। रफ वर्किंग एंड पे बनाए, सबसे एंड पे, शुरू सबसे एंड के आखिरी में रफ वर्किंग हेडिंग दें और उसको कर दें, उस पर हेडिंग दे दें ना रफ वर्किंग, कोई मिटाने की जरूरत नहीं, रफ वर्किंग हेडिंग दे और कर ले, बस खत्म होगी बात। पेंसिल की यूज करनी है यार, पेन है उसी पेन से करें, फिर पेंसिल ढूंढते रहेंगे वहां पे, उसका सिक्का टूट गया फिर उसको मिटाएंगे, टाइम ही नहीं उतना अपने पास। अच्छा जी, ये हमने सारी उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ली और कोर्स कवरेज पढ़ ली। अगर तक ये किसी का सवाल होगा तो प्लीज कोर्स कवरेज का पूछ लें मुझसे। अच्छा आप देखते हैं कि आई कैप का जो सवाल है वो होता किस तरह का है। ये जनाब लास्ट मार्च 2021 की अटेम्प्ट का सवाल है, ये वो पेपर है जो पिछला पेपर हुआ था। 3 घंटे का पेपर है और उसमें 100 मार्क्स है और एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट का दिए हुए। सो रीडिंग टाइम भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब इस टोटल इस एग्जाम में 8 क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं। सो आप कह लें 8 से 10 टोटल क्वेश्चन होते हैं। देखें प्रेजेंटेशन से मुराद आपकी खूबसूरती है। देखें पेपर आपका जो है ना इतना हो कि राइटिंग आपकी समझ ले, और प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज मांग रहे हैं वो आप दें उसको। लेकिन अगर आप उसे कहें जिस तरह वो मैट्रिक के पेपर में करते थे ना, कि वो उर्दू का पेपर याद है, मैट्रिक के पेपर में आप खूबसूरत तरीके से वो कौन सा यूज करते थे, वो कलम वाला पेन यूज करते थे और मार्कर से करते थे। हाँ बिल्कुल उसको खूबसूरती से करते, भाई वो नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना। उसकी आपको राइटिंग समझ आनी चाहिए बस। ये वाइन क्या करें, 600 मार्कर्स, अच्छा ये मुझे नंबर शंबर मुझे नहीं याद। ये आपने कोई मार्कर शार्कर यूज नहीं करना, उस आपकी राइटिंग पे इतनी अच्छी होनी चाहिए समझ आ जाए, ये ना हो कि राइटिंग ऐसी हो कि समझ ही ना बेचारे को आए। ठीक है, तो राइटिंग होनी चाहिए आपकी अच्छी। और जो वो आपकी स्केल वगैरह की जरूरत भी नहीं भाई, स्केल बना, स्केल की भी जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको एफिशिएंसी के लिए स्केल चाहिए स्केल यूज कर लें, लेकिन जो पर्टिकुलर है जैसे लेजर में रुपी डेट पर्टिकुलर और रुपीज आता है, वो आपने हेडिंग जरूर देनी है। देखें अगर तो आपने स्पीड के लिए स्केल यूज करना है तो कर लें आप, अगर स्पीड बढ़ जाती है तो कर लें, लेकिन खूबसूरत नहीं करना, कि ऐसे नहीं करना कि पेपर में आप लेजर बना रहे हैं मिसाल के तौर पर, ऐसे खूबसूरती से लाइन बना रहे हैं ऐसे, भाई इतना टाइम नहीं लगाना। यू स्केल पकड़ा यूं लाइन लगाई, ये स्केल पकड़ा यूं लाइन लगाई, चले जी आगे काम, तो टाइम नहीं जाया करना। यार मेरे ख्याल में उसने बताया होता आपको पेपर में ना कि आपने कौन सा यूज करना है। अब पेपर की तरफ दोबारा आ रहा हूँ। अच्छा ये ब्लैक पेन से यूज करना है, और ब्लैक ब्लैक का आप जो है ना वो यूज करें, बॉल पॉइंट यूज कर ले तो बेहतर है, लेकिन आपको जिस पे प्रैक्टिस है। और दूसरा एक ये नदीम और अक्सर आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखें जिस बॉल पॉइंट पे आपको एफिशिएंसी है ना, जिस तरह मैं एक बॉल पॉइंट होता था उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो थोड़ा सा महंगा होता था, महंगा तो नहीं मतलब
इस तरह था। तो उसमें ना मुझे लिखने में बड़ा अच्छा लगता था और मेरी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी। तो वो बॉल पॉइंट यूज़ करें, डॉलर शॉलर जो भी आपको आता है वो बॉल पॉइंट यूज़ करें, जिससे भाई आप अच्छा लिख लेते हैं। और वो काफ़ी सारे लेके रख लें आप अपने पास। तो जिस पेन से करना है उसी पेन को यूज़ करें, ताकर उसी पे प्रैक्टिस रहे आपको यार। और भाई नदीम को अंडरलाइनिंग करने की जरूरत नहीं यार, ये मैटर का पेपर नहीं भाई। अगली अगली क्वेश्चन को अगले पेज से शुरू करना है, खत्म होगी भाई, आपने वो नहीं देना। इंक पेंक वरीद यूज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है इंक पेंक में आपकी स्पीड है तो इंक पेंक यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ब्लैक होनी चाहिए, ये देखें वो कह रहा है भाई ब्लैक होनी चाहिए। अच्छा मिड में भी आपने ऐसे ही करना है, मिड में भी आपने ब्लैक से यूज करना है ताकि ये आपको क्लियरली पता हो। अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। इसका कहने का मतलब है जो आंसर शीट मिली उस पर करना है। क्वेश्चन पेपर पे तो मैंने कहा था सॉल्व कर लें जल्दी से, लेकिन इसको करना तो आंसर शीट पे ही आपको। ठीक है। सो 8 सवाल है, सो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो सकते हैं आई कैप एग्जाम में। सो जनरली 8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं होता। अच्छा इस पेपर की भी 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन वो होता है जिसमें छोटे सवाल होते हैं, छोटे सवाल होते हैं, या आप कह लें एमसीक्यूज होते हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें। सेक्शन ए ठीक है, इसको तो सबसे पहले आप पकड़ के फड़का दें, सेक्शन ए को तो वैसे ही उड़ा के रख दें आप। ठीक है। और सेक्शन बी वो है जहां होते हैं लंबे सवाल, बड़े क्वेश्चंस। बड़े से मुराद जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं। मिड्स में भी ऐसे ही होगा, मिड्स में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है भाई। अब सेक्शन ए जो है ना, जिन पूछ रहे थे भाई एमसीक्यू क्या होता है या शॉर्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। अब देखिए पहला सवाल है जिसमें वो जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं हमसे। अब मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, देख लें। अच्छा इसके अलावा नरेशन कह रहे नहीं चाहिए, अगर नरेशन देंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर अजीम क्यों लेना है आपने, ब्लैक मार्कर क्यों यूज करना है यार अजीम। मार्कर में तो स्पीड ही नहीं आती लिखने की, मार्कर नहीं इस्तेमाल करना आपने, आपने या इंक पेन इस्तेमाल करनी या बॉल पेन इस्तेमाल करना है। यार हेडिंग क्यों देनी है अजीम यार, बेटा हेडिंग क्यों क्यों देनी है आपको यार, उससे आपको हेडिंग के नंबर ही नहीं देने यार। ये मैट्रिक का पेपर नहीं है यार, एफएससी का उर्दू का पेपर नहीं है ये, नहीं देनी हेडिंग शेडिंग कुछ भी। क्वेश्चन नंबर भाई जिस पॉइंट से लिख रहे हैं उसने आप लिख देना कि आंसर नंबर फिलहाल क्वेश्चन नंबर को कर रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर टाइप भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना आपने ऊपर बड़ा सा करके, उसको मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यानी जो पेपर है उसके दरमियान आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 बस। बल्कि क्यू नंबर 1 लिख दें सिंपल यार, टाइम सेव करें यार, आपने क्यों टाइम ज़ाया करना है। दरमियान में लिखें पेज के, या दरमियान से मुराद यानी ये पेज है ना आपका, इस तरह पेज है, उसके ऊपर ये हेडिंग डालें और ख़त्म, आगे चलें, टाइम ज़ाया करने की जरूरत ही कोई नहीं हमें। अच्छा देखें जो पहला क्वेश्चन है ना आपका पेपर का, ये जो मार्च 2021 में आया था, उसमें जनरल एंट्री मांग रहा है, नरेशन नहीं मांग रहा, तो नरेशन देने की जरूरत नहीं। अब 7 नंबर का सवाल है, देखें छोटा सवाल है, छोटा सा सवाल है में जनरल एंट्री मांग रहा है। आगे चलें। एक सवाल है जिसमें वो एक इन्वेंट्री का चैप्टर का सवाल है, ये कितने 8 नंबर का सवाल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये इन्वेंट्री का चैप्टर चूंकि पढ़ा नहीं, हमने आगे पढ़ना है। आगे है जी, वो कहता है जी ये फाइनेंशियल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एक और 8 नंबर का पूछ रहा है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एमसीक्यू, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि भाई ये तो आपने क्वेश्चन पेपर पे फटका देना है। जिस तरह मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो कहता है डिटरमिन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यूजिंग फॉलोइंग, तो मैं कहूँगा ये आंसर है, तो अपने क्वेश्चन पेपर में मैं इसको ये मार्क कर लिया। अच्छा 2 का जो है ये आंसर है, ये आंसर में है नहीं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। 3 का ये आंसर है, ये फौरन सॉल्व कर देना है आपने, ये पढ़ के। अच्छा ये इसका ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा इसका आंसर क्या है, इस छठे का आंसर ये है। आप देखें एमसीक्यू कितने नंबर के हैं, ये देखें 2 3 2 3 4 5 6 7 8। आप देखें 8 नंबर आपको 15 मिनटों में जो रीडिंग टाइम उसमें कर ली। 8 नंबरों का मतलब ये अगर आप पहले से कर लेंगे इंटू 1.8, तो देखें कितने बन जाते हैं, तकरीबन ये कोई 10-12 मिनट बन जाते हैं ना, 12 मिनट से भी ज्यादा बन जाते हैं। 13 कितने मिनट बन जाते हैं देखें, को 13 मिनट बन जाएंगे, 12 से 13 मिनट बन जाएंगे देखें ये।
तो ये सेव कर लेंगे ना, ये सेव करके आप किसी और क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले 15 मिनटों में आपने करना है कि आपने इसको 14.4, तो 14 मिनटों का, 14.5 मिनटों का आपको एज मिल जाएगा। तो ये एमसीक्यू आपने फौरन सॉल्व करना है। अगर टाइम मिल जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है पार्ट ए में, तो इसको थोड़ा ये आपको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए की चीज़ों को पहले सॉल्व कर लें आप। जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए के, उनको सॉल्व कर लें ताकि आपको इसके नंबर मिल जाए। जो सेक्शन ए होता है ना जनरली सेक्शन ए आपका 25 से 20 से 30 नंबर के दरमियान सेक्शन होता है, या 35 नंबर तक भी होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी जो बाकी 70 नंबर का या 65 नंबर का होता है, इसमें बड़े सवालात होते हैं। तो सेक्शन बी भी गो थ्रू करवा लेता हूँ। ये हम देखें, ये 17 नंबर का सवाल आया हुआ है डेप्रीसिएशन का, ये चैप्टर हमने आगे पढ़ना है। ये देखें जी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। देखें 15 नंबर का सवाल है, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और कहते हैं लेजर अकाउंट्स नहीं बनाने तो वर्किंग में बनाने होंगे। तो ये 15 नंबर का सवाल जो इसने टेस्ट किया हुआ है बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कोशिश करें सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले करें, एमसीक्यू तो फौरन फड़का दें, और उसके बाद एंड पे जो पार्ट बी है उसको बाद में करें। सर किसी क्वेश्चन की वर्किंग नीट में भी करनी होती है? भाई वर्किंग सारी आपने नीट में करनी है, रफ वर्किंग के अलावा सारी वर्किंग नीट में करनी है। वर्किंग हर क्वेश्चन के एंड पे, हर आंसर के एंड पे, यानी मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने स्पेस छोड़नी है यहाँ पे, अच्छी खासी स्पेस देने के बाद मैंने प्रॉपर वर्किंग की हेडिंग देनी है। और वर्किंग 1 मैं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, ये वर्किंग नीट करनी है भाई। रफ वर्किंग एक अलग चीज है, नीट वर्किंग अलग। नीट वर्किंग आपने क्वेश्चन जो आंसर दे रहे हैं उसी के साथ करनी है, और प्रॉपर हेडिंग देनी है, इसके मार्क्स होते हैं यार, इस वर्किंग के बकायदा मार्क्स होते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक सवाल आया हुआ था, ट्रायल बैलेंस बनाना था हमने, बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री हमें दी हुई है ऊपर, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर। देखें आगे चलते हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है। देखें तो बड़े क्वेश्चन जो है एंड पे रखें, शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले करने हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर शुरू में जल्दी से हासिल कर लें। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बाद में कर लें, लेकिन ऐसा कोई मनहूस क्वेश्चन शॉर्ट आ जाए ना, जो आपको 1 का 1.5 मिनट में आपको समझ आ गई कि भाई ये इसने दिया हुआ है हमें तंग करने के लिए, एग्जामिनर ने कुछ चवल मारी हुई है, आपने फौरन उसको छोड़ देना है, वहां टाइम नहीं जाया करना। आगे चले, जगह छोड़ के आगे चलें, जगह छोड़ के आगे चलें, स्पेस भी तो देनी है। एक ही सवाल आया हुआ जिसमें उसने करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, 17 नंबर का सवाल है। तो देखिए सेक्शन बी में सारे बड़े सवाल हैं, सेक्शन बी में सारे के सारे बड़े क्वेश्चन हैं, और सेक्शन ए में आपके छोटे क्वेश्चन। तो सेक्शन ए आपने पहले सॉल्व करना है, और एमसीक्यू मैंने आपको बताया था कि वो आपने उसमें करना है। जी पेपर में कटिंग कर सकते हैं आप, कटिंग करके क्लियरली बता देना, कटिंग हो सकती है जी, कटिंग कर सकते हैं ना, कटिंग को क्लियरली बता देना। मिसाल के तौर पे आपने 340 लिख दिया, 430 लिखना था, तो उसको इस तरह काट के ना उसके ऊपर या नीचे 430 लिख दें, ऐसा होके पढ़ ले वो जी तला। वो आगे वो आपके फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट चैप्टर है, या एक चैप्टर है करेक्शन ऑफ एरर्स का, उससे रेलेवेंट है, तो बड़े क्वेश्चन उसमें से आते हैं। जो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का चैप्टर है ना, ये बता दूं एक वैसे आपको मैं, जो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का चैप्टर है ना, इससे लॉन्ग सवाल आता है। सिर्फ ये वाहिद चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बाकी जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। उसको कट कैसे कट करेंगे यार, कट कैसे करेंगे यार, ये देखें आपने 430 लिखना था 340 लिख दिया, ऐसे कट करेंगे, ये देखें ऐसे ऐसे कट करेंगे, ऐसे मतलब क्या, मतलब कैसे कट करेंगे यार, ऐसे कट कर देंगे, खत्म होगी बात, ठीक है। मतलब उसको मतलब कट कैसे करना है यार, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मेरा एक सवाल है कि जी पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है तो अगर तो जगह है, मिसाल के तौर पे आपने एक लेजर ही पूरा गलत बना दिया तो बहुत बड़ी बोंगी बच गई। अगर तो नीचे स्पेस है उस क्वेश्चन की तो छोड़ दें, वरना उस क्वेश्चन को कट कर दें, ये नोट दे दें कि ये इस क्वेश्चन को मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है, नोट दे दें, और उस क्वेश्चन को नई जगह पे जाके सॉल्व कर दें।
अब वाइन का सवाल है, वाइन का सवाल है भाई। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन था, 6 था। वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसकी वर्किंग तो करनी है ना। इसकी वर्किंग आप नीट में शो करेंगे, इसकी नीट वर्किंग करेंगे। एक्चुअली बनाने का नहीं कह रहा है, लेकिन लेजर अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। या लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे या इसकी वैसे वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो उसकी नीट, आप इसकी वर्किंग, नीट वर्किंग करें। उसकी वजह बताओ, उसकी लॉजिक भी ये है कि देखा, अगर आप क्वेश्चन के एंड पे करेंगे ना रफ वर्किंग में जाके, तो होगा कि बार बार आपको पीछे देखना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ कर रहे होंगे कंट्रोल में होगा। ये तो इधर पेज फोल्ड करके कर लिया ना, रफ में तो पता नहीं कहाँ जाके कर रहे होंगे। तो इसको आपको नीट वर्किंग में ही साथ साथ ही क्वेश्चन में स्पेस छोड़ के, प्रॉपर स्पेस छोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब किसी का सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम आगे चलें। जी, किसी का सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं हम। इस पर काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ज़रूरी था। तो मिड्स आपको ना बेसिकली मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेंगे यार, सवाल कैसे आना है। तो ये आपकी तैयारी हो रही, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको देना यार। और जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ज़ाहिर बात है कोर्स कवर करना ज़रूरी है। अभी वो बाद में मॉक दे लेंगे, तो वो फिर मॉक में उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो ये हमने था, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी बता दिया, क्वेश्चन किस तरह का होता है वो भी आपने देख लिया, कुछ समझ भी आ गया। अब देखें एमसीक्यू, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। इसमें पूछ रहा है कि भाई इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या बन रहा है, तो टोटल आपने ऐड लेस करना है। इसमें सिंपल ऐड लेस करके पूछ रहा है आपसे, तो छोटा सा सवाल है, देख लें इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन है जो छोटे छोटे उसने पूछे हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलें भाई। अब किसी का सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अक्रूल्स एंड प्री पेमेंट, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। जो चैप्टर हम पढ़े थे अक्रूल्स एंड प्री पेमेंट्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। किसी का सवाल है तो पूछ ले। जी, किसी का क्वेश्चन है तो भाई पूछ ले जरा। चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन कहाँ से आ गए। जी अच्छा, सॉरी, डेफिनेशन रह गई। तो ये पूछते हैं कि डेफिनेशंस का हम क्या करें यार। मेरे पास चले मैं इसमें चैप्टर खोल लेता हूँ, एक मिनट। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं थ्योरी में। हाँ ये अच्छा सवाल है, मैं कुछ चीज़ें बता दूं पहले। हाँ, अब आपने करना ये है, देखें किस चैप्टर में अजीम पूछ रहे हैं, अक्रूज एंड प्री पेमेंट्स में। अक्रूज एंड प्री पेमेंट्स में पूछ रहे हैं भाई। इससे अगर बहुत ज़्यादा भी आया ना, वैसे इसमें 6 7 8 नंबर तक आता है, 5 नंबर का आता है, 10 नंबर भी बहुत छलांग मारे तो आ जाएगा। इससे बड़ा क्वेश्चन जो है इससे नहीं आता। अच्छा, जो थ्योरी है ना और एमसीक्यू, ये आपने एक बार जो मेरे नोट्स हैं उनसे तैयार करनी है। नोट्स मेरे शॉर्ट हैं, शॉर्ट तो आपको सारी होती है। दूसरा, आपने आई कैप की बुक को एक बार लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो मैंने नोट्स में नहीं दी वो आई कैप की बुक में, तो आपने उसको करना है। तीसरा, मैंने जब भी कुछ चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको बताया कि फलां बुक में देख लें, पैक बुक से थ्योरी पढ़नी है। जहां मैंने बताया आपको एक दो चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पैक की बुक से थ्योरी पढ़नी है, वो भी स्पेसिफिक पोर्शन की, वो आपने उससे तैयारी करनी है। सो थ्योरी में क्या कह रहा हूँ, थ्योरी आपने एक तो मेरे नोट्स हैं, आई कैप की बुक लाजमी एक बार पढ़नी है, लाजमी एक बार आपने गो थ्रू आई कैप की बुक को करना है। तीसरी, मैंने अक्सर आपको बताया होगा कि पैक की बुक से फलां चीज़ पढ़ लें, पैक की बुक से ये पढ़ लें, या आई कैप की बुक से पढ़ लें, वो पोर्शन भी आपने लाजमी कवर करना है अगर पैक की बुक से मैंने रेफर किया हुआ है। एमसीक्यू सारे आपने आई कैप की बुक से तैयार करने हैं। जो आपकी आई कैप की बुक है ना, उसमें एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। हर चैप्टर के एंड पे उसने एमसीक्यू दिए हुए आपको, तो वो आपने तैयार करने हैं,
ठीक है, क्लियर है? इसको रिपीट कर दूं, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लें ज़रा। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। ये देखें, ये क्लियर है? क्योंकि देख लें आपके सामने, ये देख लें, ये देखें क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये देख लें। उसने आपसे ना, ये देखें, ये देखें एमसीक्यू में एक तरह की वो आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस नहीं है तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो थ्योरी पढ़ना भी उसमें इस लिहाज से ज़रूरी है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है जी? आगे चलें भाई, बता दिया करें, आगे चलें तो फिर हम आगे मूव करते हैं ना। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल था, वो वैलिड सवाल है कि हमने रट्टा मारना है, क्या करना है? अच्छा, कुछ चीज़ों पे आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे। अब मैं चैप्टर पिछले वाला, अगर मेरे पास बैंक रिकन्सिलेशन का हो ना, ये क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बैंक का है। हाँ, देखें जिस तरह बैड एंड डाउटफुल रेट्स का चैप्टर है, ठीक है, थोड़ी पढ़ लें तो एमसीक्यू कवर हो जाते हैं भाई। एमसीक्यू पीछे आई कैप की बुक में जो दिए मैं वो बड़े गौर से बात सुन लें बेटा आयशा, और बाकी बच्चे भी। एमसीक्यू जो आपकी आई कैप के बुक में दिए हैं वो लाजमी करने हैं आपने, वो लाजमी करना है। थ्योरी पढ़ के जाहिर बात आपको समझ आ जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सवाल है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जो आपकी आई कैप की बुक की जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं वो लाजमी आपने प्रिपेयर करने एग्जाम में। उसमें कोई टाइम भी खास नहीं लगता, एक चैप्टर के एमसीक्यू करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। तो थ्योरी तो पढ़नी है लेकिन साथ उसके एमसीक्यू लाजमी करने हैं। अच्छा, जिस तरह बैड डेट का चैप्टर है, या मैं कोई और देखूं इसमें कोई और चैप्टर जी। अब इस चैप्टर में अगर आप देखें तो आपको प्रोविजन की या बैड डेट की डेफिनेशन समझना जरूरी नहीं है। सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेंगे, तैयब गौर से सुने, सिर्फ अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट होता क्या है, ये बताइए आपको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उसको जबानी याद करने की जरूरत नहीं, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बैड डेट की वो डेफिनेशन बता रहा है कि ये बैड डेट की डेफिनेशन देखनी चाह रही है, करनी है वैसे, चूंकि मेरे आई की बुक नहीं है मैं उससे नहीं करवा रहा, पैक की बुक से बता रहा हूँ। तो ये बैड डेट की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप इसको याद करने की जरूरत है, बताएं। बैड डेट इज एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम अ डेटर हु इज एक्सपेक्टेड नॉट टू बी रिकवर्ड। इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको कंसेप्चुअली पढ़ लेना है एक दो बार बस। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कहता है कि जी बैड डेट की एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कैसे एस्टिमेशन करते हैं? कहते हैं एक तो आप एस्टिमेशन कर सकते हैं कि डेट रिव्यू करें, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कलेक्शन कर लें, और परसेंट ऑफ सेल की बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। अब ये तीन हेडिंग्स हैं, इस हेडिंग के नीचे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन हेडिंग क्या होंगी इनको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कि आप जो एस्टिमेशन प्रोविजन फॉर बैड डेट की कर सकते हैं, परसेंट ऑफ सेल पे भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, डेट रिव्यू भी कर सकते हैं। तो इन हेडिंग्स को आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। और इसकी थ्योरी तो इतनी खास कोई थी नहीं, खत्म हो गई। और इसके अलावा चैप्टर कोई और अगर मेरे पास पढ़ा हो यहाँ पे, चैप्टर 7 जिसका बैंक रिकन्सिलेशन वाला देख लेते हैं। अच्छा, अक्रूवल्स वाला निकाल लेते हैं। अब अक्रूवल वाला देखें, अक्रूवल वाला आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, पढ़ चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं आपको। आपने एक बार थ्योरी में पढ़ लिया अक्रूवल होती क्या है, अक्रूवल की डेफिनेशन एक बार पढ़ ली कि अक्रूवल क्या है, इज एन अकाउंटिंग इन विच रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन दे आर इंकर्ड। कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसी है जहां पे इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जिस तरह इंकर होते हैं, अर्न होते हैं, तब रिकॉर्ड होते हैं, नॉट ऑन कैश बेसिस। इसको एक बार आप जेहन में रख लेंगे तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसकी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब चैप्टर 1 मेरे पास यार इसमें सेव नहीं हुआ हुआ, जिसका चैप्टर 1 हमने याद होगा, पढ़ा होगा, आपको याद होगा चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में हमने ना उसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी हमें, या फीचर्स बताए थे हमें, किसके? पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना, पार्टनरशिप बिजनेस, उसके कुछ फीचर्स बताए हुए थे, ठीक है तैयब। कि उसने बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स आपको
5-6 बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको मेमोराइज होंगे थोड़े से। रट्टा नहीं, एक तरह का मानना मेमोराइज करने के पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें से पार्शल मेमोराइजेशन आपको करनी पड़ेगी कि ये 4-5 फीचर्स हैं जिनको आपको लिख के इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप के अगर वो फीचर्स पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में, 5 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछ ले, तो पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं। मिसाल के तौर में इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फिर अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हो तो पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं वो आपको एक बार रट्टा उस तरह तो नहीं मारना, लेकिन याद करना है। कुछ जगह पे थोड़ी रट्टे की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जनरली आपको कंसेप्चुअली याद करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रट्टा किसी डेफिनेशन का मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जगह हो सकता है कि आपको करना पड़े। ठीक है, तो तैयब ये डिपेंड करेगा चैप्टर टू चैप्टर जो है ना। ठीक है जी, क्लियर है? इस पे क्लियर हो गया भाई तैयब? ओके जी। अच्छा, और किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम अपना चैप्टर जो है उसको जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको हम रिज्यूम करते हैं। कल हमने पढ़ा था और आज मजीद हम क्वेश्चन करेंगे ताकि इसमें हमें क्लैरिटी आ जाए। सर अभी तक किसी जगह रट्टा मारने की ज़रूरत है किसी चैप्टर में? नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअली याद करना है। लेकिन बाज़ दफ़ा जहाँ पे हेडिंग्स याद करनी है आपने या करेक्टरिस्टिक जिस तरह पार्टनरशिप के याद करने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रट्टा तो नहीं आप कह सकते, पार्शल रट्टा कह सकते हैं उसको। जी तला क्या करें सर, अब तो 1.5 घंटा और भी कंप्लीट होने लगे हैं। कितने बजे 1.5 घंटे कंप्लीट होने यार? 7:15 से 8:15 हो गए ना, और 8:15 से अभी 8:45 तक टाइम है हमारे पास। एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ना। उसका फ़ायदा ये होगा कि कल हम कम से कम क्लैरिटी होगी हमें। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसको इंशाल्लाह क्लास में कर लेते हैं। लंबा क्वेश्चन ही करते, शॉर्ट क्वेश्चन एक कर लेंगे, बाकी हम कल फिर रिज्यूम कर लेंगे। अगर अभी नहीं करते तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर कोशिश करेंगे, जैसा कल वेडनेसडे है, कल ही हम फारिग हो जाएं, रादर देन कि हम लोग जो है वो उसको आगे हो जाएं। थर्सडे शायद हमें जाना पड़े, तो कल कोशिश करेंगे हम चैप्टर को, कल नहीं है थर्सडे हमें शायद जाना पड़ेगा। वैसे थर्सडे मुझे लगता है हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर एफ है, इसमें मैंने कल होमवर्क आप लोगों को दिया था F3 का, असाइनमेंट F3 की दी थी मैंने। आप में से किसी बच्चे ने गलती से की है वो? F3 मैंने होमवर्क में कल दिया था, आप में से किसी बच्चे ने गलती से क्वेश्चन कर लिया सॉल्व? अच्छा जी। जी बेटा कोमल, इसमें कोई सवाल है तो पूछें। हो गया था आराम से क्वेश्चन नंबर F3? जी बेटा F3 आराम से हो गया था, मुझे लगता है। और तो किसी ने किया नहीं इसके अलावा, तो प्रैक्टिस तो आप लोग कर नहीं रहे, अब क्या करें इसका। देखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अब आप? अब ये तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, छोटा सा सवाल था यार, 10 नंबर का, मतलब 15-20 मिनट भी नहीं लगने थे। ये किसी ने किया ही नहीं, अब क्या क्या मैं कहूँ इस पे यार, आप लोग करते ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन F5 है, इसको हम लोग जो है अभी कोशिश करते हैं वहाँ पे जो टाइम है उसमें इसको सॉल्व कर लें। सर F2 गलती से कर लिया सर, करके आए हैं प्रैक्टिस भी। ठीक है, F2 गलती कोई बात नहीं, लेकिन इसको कर लेगा अजीम। अच्छा सॉरी सर, आप हमें पास पेपर के क्वेश्चन करवाएंगे? यार ये सारे क्वेश्चन पास पेपर के हैं ना, ये देखें जो पिछले चैप्टर में हम करते रहे हैं वो ICAP के पास पेपर, ये देखें ये बहुत से क्वेश्चन है हमने जो किए हैं वो पास पेपर के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो पास पेपर की प्रैक्टिस करते रहते हैं साथ, बल्कि मेजोरिटी जो लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वो करते ही पास पेपर की हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर F5 है जी, प्लीज़ ये निकाल लें। इसको हम जल्दी से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट कर लें हम जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है। और इसी में कल हम समझ लेंगे, कल हमने जो पढ़ी थी ना 2-3 चीज़ें, उसी में हम पढ़ लेते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम और जो है अक्रूड इनकम, वो हमने पढ़ी थी। कहता है जमशेद बिजनेस हैज़ एन अकाउंटिंग ईयर एंड। ये प्लीज़ ज़रा इसको करें, ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा हुआ किसी ने तो फिर भी ये कवर हो जाएगा। कहता है जमशेद बिजनेस हैज़ एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2014। तो अकाउंटिंग ईयर एंड उसने हमें बता दिया क्या है, दिसंबर ईयर एंड है।
ही रेंट्स फैक्ट्री स्पेस एज अ रेंटल कॉस्ट ऑफ 5000 पर क्वार्टर पेबल इन एरियस। रेंटल स्पेस उसने ली हुई है जिसकी कॉस्ट पे करता है 5000 पर क्वार्टर। और पेबल इन एरियस का मतलब ये है कि क्वार्टर खत्म होने के बाद उस क्वार्टर की पेमेंट करता है। क्वार्टर खत्म होने के बाद, 3 महीने खत्म होने के बाद उसको वो पे करता है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2014 हिज कैश पेमेंट्स ऑफ द रेंट हैव बीन एज फॉलो। वो हमें बता रहा है कि मुख्तलिफ पेमेंट्स उसने की हुई हैं। जिस तरह 31 मार्च को पेमेंट की, 29 जून को पेमेंट की और 2 अक्टूबर को पेमेंट की। तो पहला क्वार्टर उसका था जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर था अप्रैल मई जून, और उसके बाद क्वार्टर था जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, ये बुक में ज़रा कुरेक्शन है, इसको ज़रा अपनी बुक में भी कुरेक्शन कर लें। ये है 30 सितंबर, ये है 30 सितंबर 2014। ये अपनी बुक्स में प्लीज़ करेक्ट कर लें इसको ज़रा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 क्वार्टर्स की उसने पेमेंट की। ओके जी, ठीक है। फिर वो कहता है द फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014, जो पेमेंट ड्यू थी वॉज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी 2015, यानी वो जाके जनवरी 2015 में रेंटल को पे किया। कहता है इसका जो लेजर अकाउंट है फैक्ट्री का, राइट अप द लेजर अकाउंट फॉर फैक्ट्री रेंट फॉर दिसंबर 2014, यानी साल का जो फैक्ट्री का लेजर अकाउंट है वो हमने बनाना है। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी तो टाइमलाइन बिल्कुल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल ही है। इसका हमने रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट लेजर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में अभी तक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कहीं पे, बताएं इस क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग बैलेंस आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस कहीं आ रहा है? और अक्रूड एक्सपेंस हमने कल पढ़ा था कि अक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि रेंट एक्सपेंस अकाउंट है तो अक्रूड एक्सपेंस ही होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कोई नहीं है। यार सारे लोग जाग जाएं यार, मुझे पता थक गए हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कोई नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद उसने बताया कि इसने कुछ पेमेंट्स की हैं। ये 3 पेमेंट्स उसने की हैं इस साल, एक 31 मार्च को, एक 29 जून को और एक 2 अक्टूबर को उसने पेमेंट की। तो ये पेमेंट जो है हम इसमें लिख देंगे। सबसे पहले ईयर भी लिख दें 2014। तो एक उसने पेमेंट की है आपकी 31 मार्च, 29 जून और 2 अक्टूबर। सो 31 मार्च, दूसरी कब है बताएं जरा? 29 जून और 2 अक्टूबर, 29 जून और 2 अक्टूबर को, ये 3 पेमेंट उसने की हुई है इसने। ठीक है, सो सारी 5000 की पेमेंट्स है। 5000, 5000 और 5000। इसकी काउंटिंग एंट्री क्या होती है? कैश रेंट एक्सपेंस डेबिट होता है और क्या होता है? कैश क्रेडिट होता है। तो ये सारी हमने कैश पेमेंट्स की हुई हैं रेंटल की। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कोई नहीं है। अब बड़ा आसान सा सीधा सा सवाल है भाई, इसको समझ लें। ठीक है, इस कैश पेमेंट में क्या किया? रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, जो हम अकाउंटिंग एंट्री पढ़ चुके हैं, सादी सी अकाउंटिंग एंट्री है। कहता है द फाइनल पेमेंट, देखिए इससे पहले उसने हमें बताया ये 5000 रुपये हम क्वार्टर में पे करते हैं एरियर्स में, यानी क्वार्टर खत्म होने के बाद जर्नली पेमेंट करते हैं। अब कितने क्वार्टर साल में होते हैं बताएं जरा? साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताएं जी? यानी इसका शुरू हो रहा है जनवरी, फिर अगला क्वार्टर आपका मार्च में खत्म होगा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सो पहला क्वार्टर आपका ये है, फिर दूसरा क्वार्टर आपका ये है, तीसरा क्वार्टर आपका ये, चौथा क्वार्टर ये है। यानी जो पहला है जनवरी से मार्च है, दूसरा अप्रैल से जून है, तीसरा आपका जनवरी से उससे ऑनवर्ड है। ठीक है ना? तो 4 क्वार्टर आपके साल में होते हैं। उसमें वो ये कह रहा है आपको जो आखिरी क्वार्टर की पेमेंट है उसने कब पे की। आखिरी क्वार्टर हमारा क्या बनता है? आखिरी क्वार्टर हमारा बनता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
क्वेश्चन में पढ़ें, वो कहते हैं ये पेमेंट उसने की जनवरी 5 को, सॉरी 4 जनवरी को पेमेंट की, यानी अगले साल 2015 में इसकी पेमेंट इसने 4 जनवरी को की। लेकिन हमने पढ़ी है अक्रूवल, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड होगा, यानी ये जो 2014 के क्वार्टर का एक्सपेंस है 3 महीनों का, ये इसी साल इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें अक्रूवल अकाउंटिंग कहती है, हमें अक्रूवल अकाउंटिंग कहती है इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। पेमेंट बेशक 4 जनवरी को जाके पे हो रही हो, सवाल ये कि एक्सपेंस कब पे हो रहा है, एक्सपेंस इसका इसी साल रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसी साल ही इंकर हो गया हुआ है। तो ये जो 3 महीनों का जो है 5,000 रुपये का जो हमारा एक्सपेंस है, इसकी हम अक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे। और अक्रूड एक्सपेंस की हमें अकाउंटिंग एंट्री पता क्या होती है, हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और अक्रूड एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूंकि ये वन अकाउंट मेथड के तहत हम कर रहे हैं, तो हम इसकी जो लाइबिलिटी है अक्रूड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस अकाउंट में इसके डेबिट साइड पे हम 5,000 को लिख लेंगे और ये 31 दिसंबर 2014 को लिखेंगे क्योंकि ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है। तो क्या आ जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग एंट्री भी याद है तो आपको पता चलेगा आपने किस साइड पे रिकॉर्ड करना है। अगर आप अकाउंटिंग एंट्री से भी लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो एक्सपेंस साइड पे आप इस लाइबिलिटी को कैरी डाउन करेंगे। अब देखें सिंपल क्या है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो इसका बैलेंसिंग फिगर है वो जाहिर पता क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो इस साल का जो एक्सपेंस है टोटल 20,000 पे, वो आप किधर ट्रांसफर कर देंगे, एसओ सीआई में 31 दिसंबर 2014 में। जिसका कल मैंने बताया था कि स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस है वो करेंगे, वो है ही नहीं। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि पेमेंट्स को लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 आप देखेंगे अक्रूवल क्या है, तो अक्रूवल हमने कैरी डाउन बैलेंस लिख लिया। और स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि हम इसको एसओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप इसको लॉजिकली समझे तो इस साल का एक्सपेंस कितना है, 4 क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर की 5,000 पेमेंट है और 20,000 पे एक्सपेंस होना चाहिए ना। लॉजिकली समझे तो 20,000 पे एक्सपेंस ही होना चाहिए ना जी बुजुर्गों, 20,000 पे एक्सपेंस होना चाहिए। इतनी तो बुजुर्गों को नींद नहीं आती जितनी आप लोगों को आती है, क्लास में बताते भी नहीं है यार। क्यों जी, लॉजिकली समझ आ गया, 20,000 पे एक्सपेंस होना चाहिए, तो 20,000 पे एक्सपेंस हमने किया। ये अब लाइबिलिटी आपकी बरल आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। आगे चलते इसी क्वेश्चन को, अगले साल कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2015, ये अगला साल आ गया जी। जमशेद रेंटल चार्ज रिमेन द सेम एंड हिज पेमेंट वर एज फॉलो। रेंटल चार्ज सेम रहा, मतलब 5,000 रुपये रहा, शुरू में 5,000 पर क्वार्टर था वही रहा। उसके बाद हर क्वार्टर की पेमेंट बता रहा है, हर क्वार्टर की आपको वो पेमेंट बता रहा है। ये जो 4 जनवरी की पेमेंट इसने की है, ये एक्चुअली पिछले साल का एक्सपेंस था, पिछले साल की लाइबिलिटी जो उसने पे की है। ठीक है, तो चल सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। इसमें सिर्फ इसमें भी ये कह रहा है कि 31 अक्टूबर नहीं है, ये आपका है 30 सितंबर। ये जरा चेंज कर लें प्लीज जरा, ये 30 सितंबर है। ये कोई इसने 1 2 3 4 5 पेमेंट्स की हैं मुख्तलिफ डेट्स पे। तो सबसे पहले आए इस लेजर को रिकॉर्ड करते हैं, लॉजिकली समझते क्या है। इसको एक्सटेंड करते हैं लेजर को। सबसे पहले आप ओपनिंग लाइबिलिटी को ब्रॉट डाउन करेंगे, ये ओपनिंग लाइबिलिटी आप ब्रॉट डाउन करेंगे 1 जनवरी 2015 को। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपये, ये लाइबिलिटी को आपने ब्रॉट डाउन कर दिया। उसके बाद जितनी पेमेंट्स है ना, ये कोई 5 पेमेंट बननी है, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी 5 पेमेंट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। यानी कैश आपका क्रेडिट होगा और रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। 5,000 से 5, तो 3 4 और 5, ये 5 एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर ली। इसमें 2 एंट्रीज की डेट बड़ी क्रिटिकल है। एक है पहली 4 जनवरी को 2015 है, ऊपर लिख रहा हूं मैं। और आखिरी जो पेमेंट इसने की है ना, अगर और आप देखें तो आखिरी पेमेंट जो उसने की है वो कब की है, आखिरी पेमेंट जो उसने की है वो 23 दिसंबर है। वो किस क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं आप, ये देखें, ये किस क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं आप,
बताएं जी, ये किस क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं? 2015 में जो आखिरी क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसकी पेमेंट आपने पहले कर दी, कोई मसला नहीं, पहले कर दी ना आपने। इसका मतलब है किसकी अक्रूवल होगी कोई? यानी हमने 23 दिसंबर को पेमेंट पहले कर दी, हमने पिछले साल की तरह नहीं किया कि जनवरी में कियो, तो इसकी अक्रूवल होगी बताएं? 31 दिसंबर को इसकी अक्रूवल होगी कोई? कोई लाइबिलिटी है आपकी या नहीं बताएं? जी भाई जवाब देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्वार्टर है 23 दिसंबर को हमने 5,000 रुपए पे किए हैं, ये किसके पे किए हमने? 31 दिसंबर 2015 तक के क्वार्टर के। हमारा आपका एक बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि प्री पेड है, लेकिन मैं लेजर किस डेट का बना रहा हूं अमार बताएं? अमार मैं लेजर किस डेट का बता रहा हूं? मैं 7 दिनों के लिए प्री पेड नहीं कर रहा, मैं 31 दिसंबर पे खड़ा हूं। ये 7 दिनों का प्रीपेड तो बनता है, 7 दिनों का प्रीपेड तो बनता है, बच चुके 31 दिसंबर पे हूं मैं, तो इस वजह से मुझे इसे क्रूल बुक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें क्लियर हुआ मार? यानी हम बेसिकली नहीं हाँ तला हम स्टार्ट में नहीं दे रहे, ये क्वार्टर एंड कौन सा हो रहा है, हम कौन से ईयर का लेजर बना रहे हैं बताएं पहले? तला लाइन पे बिठाएं जरा, ये क्लियर कर लें जरा, बाकी बच्चों को हो सकता मसला हो। तला हम 2015 का लेजर बना रहे हैं, ये जो आखिरी पेमेंट है ये 23 दिसंबर को जो दे रहे हैं हम, ये क्वार्टर 31 दिसंबर 2015 के क्वार्टर की, यानी हमारे ही साल की क्वार्टर की पेमेंट है जो आखिरी हमारा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2015 की पेमेंट है। ये 23 दिसंबर को थोड़ा 7 दिन पहले पे कर दी है, लेकिन चूंकि 31 दिसंबर पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है क्लोजिंग अक्रूवल नहीं होगी भाई। तला क्लियर है भाई? और किसी को कंफ्यूजन तो पूछ ले, तो क्लोजिंग अक्रूवल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कि स्टेप जो हमने करने थे, स्टेप 1 में हम ओपनिंग अक्रूवल लिख लिया हमने, अब थी वो थी ओपनिंग बैलेंस था, हमने यहाँ से ब्रॉड डाउन कर लिया। स्टेप 2 पे हमने सारी पेमेंट्स को लिख लिया। स्टेप 3 पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंगली नोट करें, इस साल का एक्सपेंस कितना है? अगर कोई रेंटल चेंज नहीं हो तो इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए बताएं? 2015 में 4 क्वार्टर्स हैं, इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए टोटल बताएं? को रेंटल में भी कुछ चेंज नहीं है बताएं? पिछले साल 20,000 था, इस साल भी 20,000 ही होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो एसओसीआई में देखें, एसओसीआई में इसको सॉल्व करूं मैं, ये बनता है 25,000, ये बनता है 5,000, सॉरी 25,000, सॉरी ये बनती है साइड 5,000, तो इसको एसओसीआई में बैलेंसिंग फिगर जाएगी वो 20,000 जाएगी इस 5,000 की वजह से। ये जो 5,000 हमने पे किया है ना, ये वाला, ये एक्चुअली ये ओपनिंग लाइबिलिटी जो हमने पे की, ये सेट ऑफ हो गई। तो अगर आप लॉजिकली समझें तो आपने इस साल 20,000 एक्सपेंस था, पिछले साल भी 20,000 एक्सपेंस था, ये जो 5,000 पे आपने एक्स्ट्रा पे की है, ये पिछले साल के थे, उसकी अगेंस्ट लाइबिलिटी भी खड़ी हुई है। तो एंड पे हमारा मकसद ये था कि लाइबिलिटी भी हमारे पास ओपनिंग आ जाए, वो उसको भी सेटल कर दिया, और एक्सपेंस हमारा 20,000 होना चाहिए था, वो भी हमारा हो गया। तो देखें लॉजिकली सीक्वेंस बन गया ना इसका? देखें लॉजिकली भाई इसकी समझ आ गई? इस पे किसी को कंफ्यूज? जी 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 पूछें। हाँ तो फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, फिर ये 5,000 नहीं होता, ये मैं बताता हूँ, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ये 5,000 पता क्या होता? ये 5,000 क्लोजिंग होता। तो अब फिर भी देख लें एसओसीआई में, यानी आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो 20,000 ही आनी थी। हमारे समझ गए ना? ठीक है ना? तो ये आप जिस तरह मर्जी कर लें, ये आंसर लॉजिकली इस तरह ही निकलेगा ये, ठीक है ना? जी उसमें 20,000 जाएगा। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपल लॉजिकली देखें भाई इस साल का एक्सपेंस कितना है। सर ये लास्ट वाले के डेट क्या लिखते हैं? 31 किस वाले? लास्ट वाला कौन सा बेटा? लास्ट वाला कौन सा कह रहे हैं आप? तर, ये वाला, ये डेट दी हुई है ना ये, हाँ इसकी मैं डेट देख देता हूँ, सॉरी ये 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर आ रही है ये सबकी डेट्स नहीं लिखी मैंने, मैं लिख देता हूँ तो अगर कंफ्यूजन ना हो। 28 मार्च और 28 जून, ये देखें 28 मार्च
28 जून, और आखिरी कौन सी है? 4 अक्टूबर। ठीक है जी, ये ले, ठीक है जी। सो ये 23 दिसंबर की एक्चुअली, चूंकि हमने पहले पे कर दिया ना, तभी ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो रहा। अगर ये हम पिछले महीने की तरह पढ़ते, तो हम ये पिछले महीने की तरह करते, तो फिर ये आपके ये अक्रूड, ये कैरी डाउन बैलेंस आ रहा था। अक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो, अक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। तो ये वन अकाउंट मेथड में है। तो वन अकाउंट मैंने कल भी बताया था कि एक तरह अचार है ये, वैसे एक तरह का ये कॉम्बो अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं होता, लेकिन चूंकि वन अकाउंट मेथड में आपको लाइबिलिटी एसेट भी नजर आएगा और आपको एक्सपेंस या इनकम भी नजर आएगी। यानी इसमें अगर आप देखें एक्सपेंस भी आ रहा है और आपकी लाइबिलिटी भी साथ आ रही है, अगर हो क्लोजिंग तो ये क्वेश्चन तक हम इसको क्लोज करते हैं। कल हम कोशिश करते हैं, कल हम 1.5 घंटे की क्लास करें, ताकि हम लोग परसों जो है ना, परसों इसको वाइंड अप कर लें, थर्सडे को ना वाइंड अप कर लें हम, ताकि चैप्टर को ना, ठीक है जी, ऐसे कर लें। कल फिर 1.5 घंटा कर लें, ताकि हम परसों इसको वाइंड अप कर लें। लेकिन आप लोग इसको प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड कर लें, ताकि इसलिए कि ये भी आपके मिड्स में टेस्ट होना है, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ प्लीज़ करते रहें। जो मैंने कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, प्लीज़ उसको ज़रूर करके आएँ। या नदीम, कल असल में कल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ जो टू अकाउंट है ना, वो मैं आपको परसों करवाऊँ। तो बेटा परसों ही वाइंड अप करते हैं वो नदीम, फिर ज़्यादा हो जाएगा ज़रा। मुझे तो कोई मसला नहीं, कल 3 घंटे की क्लास करके करते थे वाइंड अप, लेकिन फिर तंग होंगे आप, ज़्यादा हो जाएगा उसमें। ठीक है, परसों ही रखते हैं हम, ठीक है। सो परसों आराम से ख़त्म कर लेंगे। आपका फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास अवेलेबल होगा, 3 दिन होगा आपके अवेलेबल होंगे उसके लिए। 21 आवर क्लास परसों इंशाल्लाह। पता नहीं 20 दिसंबर वाला पॉइंट रिपीट, 23 दिसंबर पर दैट वी हैव पेड रेंट 7 days अर्लियर। वाइन, अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये जो 23 दिसंबर को हमने पेमेंट की है, ये एक्चुअली हमने पहले पे कर दिया ना। ये थी 31 दिसंबर को पे करनी थी, उसके बाद पे करनी थी ना जी। बेटा परसों जो है देखेंगे 1 घंटे की करनी, क्या करना है परसों देखेंगे उसको। कल पे डिपेंड करता है, कल कितना टाइम लगता है। ये देखें वाइन, ये 31 दिसंबर की हमने पहले पे कर दी। अब सवाल अमार का था कि प्रीपेड नहीं किया। एक्चुअली प्रीपेड कर दी है, लेकिन हम किस डेट पे बना रहे हैं? हम लेजर 31 दिसंबर पे बना रहे हैं। चूंकि लेजर 31 दिसंबर पे बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर पे प्रीपेड तो नहीं होगा ना ये। 31 दिसंबर पे तो प्रीपेड नहीं रहेगा ना ये। तो तभी चूंकि 31 दिसंबर पे हम एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको ये जो है ना प्रीपेड, हम इसको शुरू में 23 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, हमने ईयर एंड पे देखना है, ईयर एंड पे पीरियड एंड पे देखना है कि वो प्रीपेड था नहीं था। तो 31 दिसंबर पे प्रीपेड नहीं था ये वाइन क्लियर हुआ? वाइन भाई क्लियर हो गया? ओके। तो कल बहरहाल इसकी मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे, और कल 1.5 घंटे की हम कोशिश करें क्लास, और परसों कोशिश करेंगे हम 1 घंटे में वाइंड अप करें। नहीं हो तो फिर 1.5 घंटा हमें परसों करना, थर्सडे को करना पड़ेगा। सर अगर हम 20 दिसंबर पे बनाते, अगर अगर हम 20 दिसंबर पे बना रहे होते, तो फिर प्रीपेड करते जी, फिर करते। लेकिन हम इसको नॉर्मली ईयर एंड पे, मंथ एंड पे कर रहे होते हैं, ईयर एंड पे कर रहे होते हैं। अगर हम 20 दिसंबर में बनाते, तो फिर इसको हम प्रीपेड कंसिडर करते हैं 5,000 को। फिर हम इसको एज ए एसेट क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते, यानी इसको हम प्रीपेड, हमारा ये क्या हो रहा था, यानी हमारा प्रीपेड डेबिट होता और एक्सपेंस क्रेडिट होता। तो आपकी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस हो रहा होता। सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। तो कल भी भाई जो क्लास में आज आ गए हैं, तो कल भी बच्चे, उनसे गुजारिश है वो प्लीज़ होम असाइनमेंट भाई यही है, जो जितना पढ़ाया उसको रिपीट कर लेना यार। जो मैंने लेक्चर पढ़ाया उसी को रिपीट कर दें। नहीं नहीं, ये जो पढ़ाया है ना, उसी को रिपीट कर लो यार, ठीक है। और जो मैंने जिनको एडवाइस की है उनके पास 10 दिन है। जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़, थर्ड कैटेगरी से मुराद, जो थर्ड मैंने कैटेगरी तो सारी सब एक ही स्टूडेंट की है। थर्ड से मुराद मतलब उनसे मुराद है वो बच्चे जो पीछे रह गए हुए हैं। मतलब कैटेगरी ना समझना यार, मतलब मैं कोई उससे कैटेगराइज नहीं कर रहा। अच्छा, हाउ वी विल नो दैट अ क्वेश्चन ऑफ इज ऑफ अक्रूड इनकम और एक्सपेंस ऑफ प्रीपेड इनकम। अच्छा ये भाई ये सवाल देखे ना, किधर गया क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपका देखें, वो आपको बता रहा है ना, ये देखें, इसमें आपको बता रहे हैं 4 जनवरी को पे किया है, 4 जनवरी को पे करना है। तो पहली बात तो एक्सपेंस है, पहली बात तो रेंटल, पहले आप देखें रेंटल क्या है, रेंटल कॉस्ट पे कर रही है, एक्सपेंस है। नंबर वन, नंबर वन आपने देखा रेंटल कॉस्ट तो एक्सपेंस है, एक तो बस चल के एक्सपेंस कैटेगरी, इनकम कैटेगरी नहीं है। अब आपने देखना है प्रीपेड है या क्रूड है। ये 4 जनवरी को हमने हमारा ये पे किया है बाद में, लेकिन 31 दिसंबर को क्रू हो गया था, तो क्रूड एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, दोनों चीजें क्वेश्चन से आपको पता चल जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखे ना, दोनों चीजें पता नहीं चल गई वाइन, इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें पता चल गई हैं। सर प्लीज इसको मिड से निकाल दें, सिंगल अकाउंट सिस्टम में दिमाग घूम गया है। यार मेरी बात सुने ना, देखें ये चैप्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लें। मिड्स में चूंकि सबका सिलेबस इकट्ठा चल रहा है, तो इसको आने दो, कोई मसला नहीं है। यार मैक्सिमम क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सही होगा ना, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिड्स में चूंकि ऐड हो चुका है, तो उसको कर लें, कोई मसला नहीं है। एक तरह का समझे सर टेस्ट दे रहे हैं आप, इसकी तैयारी उस तरह साथ साथ इसकी तैयारी कर लेना। आप इसके साथ साथ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो कर लें, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स की तैयारी करें, ठीक है। तो इसको इस तरह ही दिन सर टेस्ट आप कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, बाद में चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, फिर कल बरल मिलते हैं। थैंक यू।